नमस्कार विद्यार्थियों, वेदांत क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। साथियों, हमने कल जो टॉपिक पढ़ा था उसका नाम था समास और कंप्लीट हो चुका था। आज अगर हम क्रमबद्ध तरीके से चलते हैं तो जो नया टॉपिक आता है उसका नाम क्या रहेगा, बताओ आप लोग बताओ, कौन सा टॉपिक आएगा? क्रमबद्ध तरीके से हम चल रहे हैं। देखो, शब्द विचार टॉपिक पढ़ते हैं हम। कौन सा पढ़ते हैं? शब्द विचार। और उसमें रचना, बनावट या व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द पढ़ते हैं। किसके आधार पढ़ते हैं? तो इसके आधार पर तीन होते हैं। तीन कौन कौन से होते हैं? रूढ़ शब्द होते हैं, और यौगिक शब्द होते हैं, और योग रूढ़ होते हैं। योग रूढ़ होते हैं। रूढ़ शब्द उनको कहते हैं जिनके हम टुकड़ा करने के बाद में उनका कोई अर्थ नहीं निकलता हो, यानी कि जिनके सार्थक खंड नहीं किए जा सकते हो, उन्हें क्या कहते हैं? रूढ़ शब्द कहते हैं। और यौगिक शब्दों के अंतर्गत चार टॉपिक आते हैं। कितने आते हैं? चार आते हैं। संधि आता है, समास आता है, और उपसर्ग आता है, और प्रत्यय आता है। संधि वर्ण स्तर का टॉपिक है। किस स्तर का टॉपिक है? वर्ण स्तर का टॉपिक है। संधि की परिभाषा क्या होती है? दो या दो से अधिक वर्णों के परस्पर मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। और दो या दो से अधिक शब्द मिलते हैं या पद मिलते हैं उसको क्या कहते हैं? समास कहते हैं। और ये जो दोनों टॉपिक है, ये वाले, ये शब्दांश स्तर के टॉपिक है। शब्द स्तर के नहीं, शब्दांश स्तर के टॉपिक है दोनों। और ये किस स्तर का है? शब्द स्तर का है, या फिर पद स्तर का टॉपिक होता है। और संधि वर्ण स्तर का टॉपिक होता है। इसमें से हमने संधि के ऊपर चर्चा कर ली थी, समास के ऊपर चर्चा हो गई है, और संधि के साथ ही मैंने उपसर्ग के ऊपर भी चर्चा कर ली थी। अब बचता है क्या? प्रत्यय। तो आज का अपना जो टॉपिक का नाम रहेगा वो क्या रहेगा? प्रत्यय रहेगा। सभी विद्यार्थी हेडिंग डालो, प्रत्यय। प्रत्यय, इसके बारे में पढ़ेंगे हम। प्रत्यय के बारे में पढ़ेंगे। प्रत्यय पढ़ाने से पहले थोड़ा सा इधर ध्यान दीजिए। तो अलग अलग शब्द या शब्दांशों के योग से जो शब्द बनते हैं उनको क्या बोलते हैं? यौगिक शब्द बोलते हैं। और जब समास टॉपिक पढ़ते हैं तो समास में 6 समास होते हैं। कितने होते हैं? कुछ वैयाकरण अर्थ या पद की प्रधानता के आधार पर कितने बताते हैं? 4 बताते हैं। और इन 4 में से एक समास है बहुव्रीहि समास। कौन सा है? बहुव्रीहि समास। और बहुव्रीहि समास के सारे उदाहरण किसके अंतर्गत चल जाते हैं? योग रूढ़ के अंतर्गत आते हैं। ध्यान देखिए, योग रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? ऐसा यौगिक शब्द जो किसी विशेष अर्थ में रूढ़ हो गया हो, किसी विशेष अर्थ में प्रयुक्त होता हो, तो उनको बोलते हैं योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ बनने से पहले वो कौन सा शब्द होगा? यौगिक होगा। यौगिक का मतलब पहले समास था। वो क्या था? समास था। और समास में से ही एक बहुव्रीहि समास निकला है, जब जाके योग रूढ़ में चला गया। तो योग रूढ़ में बहुव्रीहि समास के सारे उदाहरण आ जाते हैं। और ये मान के चलना, अगर जैसे मैंने आपको प्रत्यय टॉपिक पढ़ा दिया, प्रत्यय टॉपिक पढ़ाने के बाद में शब्द विचार में जो व्युत्पत्ति के आधार पर आप पढ़ते हैं, रचना के आधार पर जो शब्द पढ़ते हैं, या बनावट के आधार पर जो शब्द पढ़ते हैं, वो कंप्लीट हो जाते हैं। कुछ भी नहीं बचता है। रूढ़ के बारे में सामान्य जानकारी देके उदाहरण मैंने लिखा दिए थे। यौगिक शब्दों के बारे में सामान्य जानकारी दे दी। इसके अंतर्गत कौन कौन से उदाहरण जो आते हैं, उसमें इन चारों के उदाहरण इसके अंतर्गत आते हैं। योग रूढ़ में बहुव्रीहि समास के सारे उदाहरण आते हैं। हो जाएगा ना सवते ये पूरा टॉपिक? होगा कि नहीं होगा? और वैसे अलग अलग आपके सिलेबस में दिया हुआ रहता है, तो अलग अलग सिलेबस के अनुसार भी अपने टॉपिक हो ही रहे हैं। तो आज जो टॉपिक है इसका नाम सभी विद्यार्थियों ने लिख लिया होगा। क्या लिखा है? प्रत्यय लिखा है। और हम बचपन से पढ़ते हैं, उपसर्ग भी पढ़ते हैं, प्रत्यय भी पढ़ते हैं। जो पहले जुड़ते हैं वो उपसर्ग होते हैं, जो बाद में जुड़ते हैं वो क्या होते हैं? प्रत्यय होते हैं। इतना तो हम जानते ही हैं। चलो आते हैं टॉपिक पर। मैं वैसे ही मतलब एक प्लस का चिन्ह बना रहा हूं। इससे पहले जो जुड़ेंगे वो उपसर्ग है, और इसके बाद में जो जो लास्ट में जुड़ते हैं उनको क्या कहते हैं? हम एक प्रकार से प्रत्यय कहते हैं। और मैंने कहा था ये दोनों ही शब्दांश स्तर के टॉपिक है। कौन से स्तर के टॉपिक है? दोनों ही शब्दांश स्तर के टॉपिक है। शब्द तो जानते ही आप, दो या दो से अधिक वर्ण या अक्षरों के समूह को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। और अंश का मतलब लिया गया है यहाँ पर हिस्सा से या भाग।
तो ये शब्द का भाग होते हैं। क्या होते हैं? शब्द का भाग होते हैं। तो उपसर्ग भी शब्दांश है और प्रत्यय भी क्या है? शब्दांश है। उपसर्ग की परिभाषा मैंने आपको लिखाई थी। उपसर्ग की परिभाषा ये लिखाई थी कि ऐसे शब्दांश, उपसर्ग के बारे में बता रहा हूं, प्रत्यय पढ़ा रहा हूं, लेकिन बता किसके बारे में रहा हूं? उपसर्ग के बारे में। ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द में जुड़ते हो या शब्दांश में जुड़ते हो। शब्दांश का मतलब यहां प्रत्यय से लिया गया, ध्यान रखना, इससे लिया गया प्रत्यय से। उन शब्दांशों को ही हम क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। और जिस शब्द या शब्दांश में जुड़े हैं इसमें परिवर्तन करने का काम करेंगे। क्या करेंगे? परिवर्तन करने का काम करेंगे। ये पूर्ण परिवर्तन भी हो सकता है और आंशिक परिवर्तन भी हो सकता है। ठीक है, कैसा हो सकता है? आंशिक परिवर्तन मतलब थोड़ा बहुत परिवर्तन हो सकता है, लेकिन उपसर्ग पहले जुड़ते हैं। इसके विपरीत चले, अगर हम जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, प्रत्यय जुड़ेंगे लास्ट में। कहां जुड़ेंगे? लास्ट में, अंत में जुड़ते हैं। तो ये प्रत्यय किसी शब्द के अंत में जुड़ेंगे, या फिर किसी शब्दांश के अंत में जुड़ेंगे। तो प्रत्यय किसके अंत में जुड़ते हैं भाई? या तो शब्द के अंत में जुड़ेंगे या शब्दांश के अंत में जुड़ेंगे। और जिसमें जुड़ेंगे इसमें परिवर्तन करेंगे। क्या करेंगे? परिवर्तन करेंगे। और ये परिवर्तन पूर्ण भी हो सकता है और आंशिक भी हो सकता है। दोनों की परिभाषा हमने सेम बना दी, उपसर्ग की और प्रत्यय की। उपसर्ग पहले जुड़ते हैं, प्रत्यय अंत में जुड़ते हैं। ठीक है, यहां शब्दांश का मतलब क्या है? उपसर्ग है। और यहां पर शब्दांश का मतलब क्या था? प्रत्यय था। इसमें देखो पूरा परिवर्तन भी कर सकते हैं और थोड़ा बहुत परिवर्तन भी ये कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा आपको ये पता रखना है कि उपसर्ग और प्रत्यय यानी शब्दांश शब्दांश जुड़ के भी कई बार शब्द बन जाता है। उपसर्ग और प्रत्यय जुड़कर भी नया शब्द बन सकता है, कोई जरूरी नहीं है कोई मूल शब्द आए। ठीक है, अब यहां शब्दांश का मतलब तो सर आपने बता दिया उपसर्ग, लेकिन शब्द का मतलब क्या है? तो यहां शब्द का मतलब हम देखेंगे, कोई संज्ञा शब्द हो सकता है। क्या हो सकता है? कोई सर्वनाम हो सकता है, कोई विशेषण हो सकता है। क्या हो सकता है? विशेषण हो सकता है। कोई क्रिया शब्द हो सकता है, बट हालांकि क्रिया में जुड़ता नहीं है, क्रियांश में जुड़ता है। इसमें जुड़ता है शब्द, मतलब प्रत्यय किसमें जुड़ता है? क्रियांश में। या फिर इसको हम धातु कहते हैं, किसी धातु में जुड़ सकता है। संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया और या अव्यय में जुड़ सकता है। इसमें जुड़ सकता है अव्यय। और अव्यय को क्या कहते हैं हम? अविकारी शब्द कहते हैं, ध्यान रखना। तो जो प्रत्यय है वो किसके अंत में जुड़ेंगे? ध्यान रखना, संज्ञा सर्वनाम विशेषण या अव्यय शब्दों के अंत में जुड़ेंगे या फिर क्रियांश के अंत में जुड़ेंगे। और जिनमें जुड़ेंगे उनमें क्या करेंगे? परिवर्तन करेंगे। पूरा परिवर्तन भी हो सकता है और आंशिक परिवर्तन भी हो सकता है। अब हम सबसे पहले इस शब्द को लेते हैं, जो प्रत्यय शब्द लिया है। जैसे एक शब्द है आपके सामने प्रत्यक्ष, क्या है? तो प्रतिधन अक्षी होता है। क्या होता है? प्रतिधन अक्षी। अक्षी का मतलब क्या होता है? आंख होता है। और अक्षी का अक्ष हो जाता है, ये तो आप जानते हो संधि समास में। प्रत्यक्ष किसे कहते हैं? जो हमारे आंखों के सामने होता है। तो यहाँ प्रति उपसर्ग है। प्रति क्या है? उपसर्ग है। और इसका अर्थ निकल रहा है सामने। क्या निकल रहा है? सामने निकल रहा है, ध्यान रखना। तो जो आंखों के सामने होता है उसको हम प्रत्यक्ष कहते हैं। तो प्रति का अर्थ आपने क्या लिया है? सामने लिया है। अब अपने सामने शब्द आया कौन सा? प्रत्यय। और प्रत्यय इसमें जो संधि, कौन सी संधि का नियम काम कर रहा था? इसमें यण संधि का नियम काम कर रहा है। कौन सी संधि का नियम काम कर रहा है? यण स्वर संधि का नियम काम कर रहा है। इसी प्रकार यहां पर प्रत्यय शब्द का टुकड़ा करेंगे तो क्या होगा? प्रतिधन अय। अय का मतलब है आना। और सनया बताएगी प्रति का मतलब क्या है? सामने आना। तो ये पहले आना। प्रत्यय तो पीछे आते हैं ना, या पहले आते हैं? पीछे आते हैं, अंत में आते हैं। तो यहाँ प्रति का मतलब निकलेगा पीछे या फिर बाद में। क्या निकलेगा इसका अर्थ? पीछे या बाद में। इसका मतलब प्रति जो उपसर्ग होता है उसका कोई निश्चित अर्थ नहीं होता है।
जिस शब्द या शब्दांश में जुड़ता है उसके अनुसार उसके अर्थ चेंज होते रहते हैं। ये मैंने आपको उपसर्ग टॉपिक में अच्छी तरह लिखाया था, ठीक है ना। तो यहाँ प्रत्यय शब्द का टुकड़ा है प्रतिधन अय, प्रति का मतलब पीछे, अय का मतलब आना। ये प्रत्यय विद्यार्थियों अंत में आते हैं। कब आते हैं? अंत में प्रयुक्त होते हैं। और प्रत्यय शब्दांश स्तर का टॉपिक है। किस स्तर का है? ना केवल प्रत्यय शब्दांश स्तर का टॉपिक है, बल्कि उपसर्ग भी किस स्तर का टॉपिक है? शब्दांश स्तर का टॉपिक है। तो मैं जैसे लिखा हूं ना वैसे लिखो आप। कमिंग कमिंग। प्रत्यय शब्द का टुकड़ा करो पहले, सबसे पहले प्रतिधन अय। प्रत्यय शब्द का टुकड़ा क्या होगा? प्रतिधन अय, प्रतिधन अय। लिख लिया? कौन सी संधि हो रही है? यण स्वर संधि का उदाहरण। प्रत्यय शब्द यण स्वर संधि का उदाहरण है। यण स्वर संधि का उदाहरण है। प्रत्यय शब्द में उपसर्ग आया है? आया है। इसमें प्रति उपसर्ग आया है। देखो इसमें प्रति उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है। प्रति उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है। देखो प्रति का मतलब किससे लिया है यहाँ पे? पीछे से। और अय का मतलब किससे लिया है? आने से लिया है। लिख लिया होगा यहां तक आपने? ओके, लिखो। प्रत्यय शब्दांश स्तर का प्रकरण है। किस स्तर का टॉपिक है? प्रत्यय शब्दांश स्तर का टॉपिक है। प्रत्यय शब्दांश स्तर का प्रकरण है। प्रकरण का मतलब टॉपिक। प्रकरण का मतलब क्या समझेंगे आप? टॉपिक। लिख लिया? नोट डालो। उपसर्ग और प्रत्यय दोनों ही शब्दांश होते हैं। उपसर्ग और प्रत्यय दोनों ही शब्दांश होते हैं। शब्दांश को रेखांकित कर लेना। लेकिन उपसर्ग पहले जुड़ते हैं और प्रत्यय अंत में जुड़ते हैं। आपसे पूछा जाए उपसर्ग पहले जुड़ते हैं कि लास्ट में जुड़ते हैं? पहले जुड़ते हैं। और प्रत्यय अंत में जुड़ते हैं। लिख लिया? अब इसकी परिभाषा लिखेंगे हम। किसकी? प्रत्यय की परिभाषा। देखो, ऐ से शब्दांश, ऐ से शब्दांश जो किसी शब्दांश ब्रैकेट में उपसर्ग, ऐसे शब्दांश जो किसी शब्दांश ब्रैकेट में उपसर्ग कॉमा शब्द ब्रैकेट में संज्ञा सर्वनाम ब्रैकेट में लिखना है ये सब, विशेषण अव्यय यानी अविकारी शब्द, क्रिया ब्रैकेट में क्रियांश या धातु के अंत में जुड़कर, अंत में जुड़कर इन शब्द पब्लिक शब्दांशों में पूर्ण अथवा आंशिक परिवर्तन
कर देते हो, कर देते हो, कर देते हो, उसे प्रत्यय कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं। ठीक है। और देखो, सामान्यतः आप परिभाषा ऐसे समझ सकते हो इस परिभाषा को, अगर आपको थोड़ी कठिन लग रही है तो प्रत्यय अंत में जुड़ते हैं, किसी शब्द के अंत में जुड़ सकते हैं या शब्दांश के अंत में जुड़ेंगे, और जिस शब्द या शब्दांश में जुड़ेंगे उसमें परिवर्तन करेंगे, या तो पूरा या थोड़ा बहुत। या इसको एक तरीका और समझाने का इसी परिभाषा को ऐसे लिख सकते हो आप, शब्द या शब्दांश के अंत में जो जुड़ते हैं उनको क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं, और इसमें परिवर्तन करेंगे। ये पूरा परिवर्तन भी हो सकता है और आंशिक भी। और यहाँ प्रत्यय का मतलब शब्दांश ही है, शब्दांश। ऐसे भी आप इसको समझ सकते, लिख लो इसको बचाओ तो। ये इस परिभाषा का शॉर्ट है, छोटा रूप है इसका एक प्रकार। लिखो, देखो विद्यार्थियों, प्रत्यय जोड़ने का एक तरीका है, प्रत्यय जोड़ने का एक तरीका है। तरीका क्या है? आपको लिखना कुछ नहीं अभी, पहले तो पढ़ना तो क्रिया है। क्या है ये? क्रिया है। इसको मैं क्रियांश बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा? क्रियांश। अब आपको क्रिया टॉपिक में मैंने अच्छी तरह पढ़ाया है कि क्रियांश कैसे बनता है, क्रिया में से ना हटा देते तो क्या बच जाता है? क्रियांश। अब हमने पांच बचा पढ़। क्या बचा? पढ़। और पढ़ में आई जोड़ेंगे हम। क्या जोड़ेंगे? आई। तो देखो इसका अंतिम वर्ण कौन सा है बताओ, पढ़ाई पढ़ना का पढ़ता अंतिम वर्ण। तो इस अंतिम वर्ण को क्या करना पड़ेगा? अब स्वर रहित करना पड़ेगा। स्वर रहित करने के लिए इसके नीचे क्या लगाना पड़ेगा? हलंत लगाना पड़ेगा। जब जाके इस आधा ड में अगर आ जुड़ेगा तो क्या जुड़ जाएगा? डा, और हो जाएगा ई। क्या हो जाएगा? ई। अब आपके एग्जाम में सवाल कैसे बनते हैं? आपको पढ़ाई शब्द दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा इसमें कौन सा प्रत्यय है? आई प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय है? आई प्रत्यय। या फिर दो शब्द देकर इनका बनवा सकते हैं कि कौन सा शब्द बनेगा। अब मैं आपको एक सामान्य नियम ये बताना चाह रहा हूं, प्रत्यय जोड़ने के नियम है, लेकिन ऐसा 100% लागू नहीं होता है। लिखो, प्रत्यय जोड़ने के नियम। प्रत्यय जोड़ने के नियम लिखिएगा। जिस शब्द में प्रत्यय जोड़ा जाता है, जिस शब्द में प्रत्यय जोड़ा जाता है, उस शब्द के अंतिम वर्ण को स्वर रहित ब्रैकेट में हलंत युक्त करना होता है। करना होता है। एक नियम तो ये याद रखना है, जैसे मैंने बताया आपको, पढ़ना में आई जोड़ा तो पहले तो इसको क्रियांश बनाया था, पढ़ बचा अपने पास, और फिर जोड़ा तो इसको लास्ट में जाके हमने पढ़ के नीचे जो हलंत लगाया ना, ये इस प्रकार से जुड़ेगा। ये जो हमने इसके नीचे हलंत लगाया, ये बात लिखाई मैंने। तो जिस शब्द में जोड़ा जाता है उसका जो अंतिम वर्ण होता है उसको क्या करना होता है? स्वर रहित करना होता है। जैसे आपने लिखा विद्यार्थियों का, ये स्वर रहित है, स्वर सहित है? स्वर सहित है। इसका मतलब यह है कि इसमें हलंत वाला क और अ छुपा हुआ है। लेकिन अगर मैंने इसको ऐसा कर दिया तो इसको हम कह सकते हैं स्वर रहित। कैसे कह सकते हैं?
स्वर रहित व्यंजन है ये। स्वर रहित व्यंजन का मतलब होता है केवल इसमें कई है, अ नहीं है इसमें। और ये नीचे की तरफ जो रेखा खींची जाती है, तिरछी रेखा खींची जाती है, इसको क्या बोलते हैं? हल या हलंत कहते हैं। इसका मतलब यही होता है कि इस व्यंजन में स्वर नहीं मिला हुआ है। और ये केवल व्यंजनों के नीचे ही तिरछी रेखा खींची जाती है, स्वरों के नीचे नहीं खींची जाती, क्योंकि वर्ण दो टाइप के होते हैं, एक तो स्वर और व्यंजन। कितने वर्ण है हिंदी वर्णमाला में अभी वर्तमान में? 53। कितने हैं? 53 है, ध्यान रखना। स्वरों की संख्या कितनी है? 11 है। व्यंजनों की संख्या कितनी है? 33। और संयुक्त वर्णों की संख्या कितनी है? 4। और अयोगवाह वर्णों की संख्या कितनी है? 2। उच्छिप्त की संख्या कितनी है? तो एक कौन सा जोड़ा गया है? हाँ? ड़, अड़या, ड़ जो बोलते हैं ना वो। अब उसको क्या नाम दिया गया है? जो ड़ जोड़ा गया ना, हाँ? आगत वर्ण। वेरी गुड। नाम दिया गया भाई, वर्गीकरण में तो नाम देंगे ना, जैसे संयुक्त नाम दे रखा है, अरे वो तो पता है। अयोग में अंग और अह आता है, संयुक्त में अक्षर त्र ज स्र आते हैं, 4 आते हैं। नाम तो पता है कौन कौन से आते हैं, लेकिन जैसे संयुक्त वर्ण कहा गया है, अयोग वर्ण कहा गया है, ऐसे इनको क्या कहा गया जो जोड़ा नया? पहले 52 हुआ करते थे, अब 53 हो गए हैं। विशिष्ट वर्ण। विशिष्ट वर्णों की संख्या कितनी हिंदी में? 1। ल। चलो अलग, वो टॉपिक अलग है, अभी क्यों चर्चा करें उस, ठीक है ना। तो एक एक तो पहचान आप सीख गए, जिस शब्द में प्रत्यय जोड़ा जाता है उस शब्द के अंतिम वर्ण को क्या करना होता है? स्वर रहित करना होता है, हलंत युक्त करना होता है, उसके बाद में उसमें प्रत्यय जोड़ते हैं। 99% केस में ऐसा होगा, कभी कभी ऐसा नहीं होगा, ध्यान रखना। और जब तद्धित प्रत्यय हम जोड़ते हैं तो उसमें विशेष प्रत्यय जब जोड़े जाते हैं, ई, इक, ये, ए, जैसे ईश्वर में ये जोड़ेंगे तो ऐश्वर्य शब्द बनता है, तो उसमें ऐसी स्थिति में जो ये पहला वर्ण होता है ना, इसमें भी परिवर्तन होता है। नोट, नोट नहीं, अगला मतलब अगली पहचान लिख सकते हो, लिखो। निम्नलिखित विशेष प्रत्यय जोड़ते समय, निम्नलिखित विशेष प्रत्यय जोड़ते समय, निम्नलिखित विशेष प्रत्यय जोड़ते समय पहले पद एक मिनट वापस बोलना, क्या लिखा? निम्नलिखित प्रत्यय, विशेष प्रत्यय जोड़ते समय जिस शब्द में प्रत्यय जोड़ा जाता है उस शब्द के या उस शब्द का पहला वर्ण निम्नानुसार परिवर्तन या परिवर्तित होता है। लिख लिया? निम्नानुसार परिवर्तन होता है, परिवर्तित होता है। लिखो, ये विशेष प्रत्यय निम्नलिखित है, मतलब आपने लिखा है ना विशेष प्रत्यय, अ, ई, ये, इक, ये, इकी, अक, और डॉट डॉट कर देना। इनके अलावा भी कभी हो सकते हैं और भी। लिख लिया? हाँ, रेणुका बोलेगी परिभाषा, बोलना क्या लिखा था आपने? जो परिभाषा नहीं है, सेकंड जो आपने प्रत्यय जोड़ने का जो तरीका लिखा था उसमें क्या लिखा था? निम्नलिखित विशेष प्रत्यय। तो विशेष प्रत्यय को रेखांकित करके आप ये लिख सकते हो, सारे ये प्रत्यय आ जाएंगे। विशेष प्रत्यय का मतलब ये प्रत्यय है ना। फिर आगे, जिस शब्द में जोड़ा जाता है तो उसका पहला वर्ण निम्नानुसार परिवर्तित होता है। तो पहला वर्ण देखो कैसे चेंज होता है। अगर पहला वर्ण अ या आ है तो किस में बदलेगा बताओ? आ में बदल जाता है। किस में बदलता है? आ में। और ई या ए है तो पहला वर्ण किस में बदलेगा? आई में बदलेगा। और अगर पहला वर्ण उ, बड़ा उ या ओ है तो किस में बदलता है बताओ? औ में बदलता है। और यदि पहला वर्ण री है, क्या है? री है, तो वो किस में बदलेगा? आर में। किस में बदलेगा? आर में बदलेगा बेटा। तो पहले वर्ण में जो स्वर छुपे हुए रहते हैं वो इस प्रकार परिवर्तित हो जाते हैं।
पहले वर्ण में जो प्रयुक्त स्वर है ना वो इस प्रकार चेंज होते हैं। जैसे कैसे, मैं अभी बताता हूँ उदाहरण। एक उदाहरण बता देता हूँ इसका भी। ये लिख लिया क्या आप सबने? पहले इसको लिख लो आप। आ किस में बदलेगा? आ में। ई ए किस में बदलेगा? आई में। और उ ओ किस में बदलेगा? औ में। और री किस में बदलेगा? आर में। लिख लिया यहां तक? अब एक उदाहरण बताता हूं। सभी विद्यार्थियों ने लिख लिया ना? जल्दी लिखो, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए लिखा रहा हूं इनको। और ये जो पहचान बता रहा हूं ये 100% लागू और नहीं होती है, सामान्यतः लागू होती है ना। आप कह दो सर आपने तो कहा था अ का आ कर दिया मैंने, तो आप हर किसी में ही करने लग जाओ। ये टॉपिक सबसे ज्यादा प्रैक्टिस मांगता है। और फिर कह रहा हूं, उपसर्ग, संधि, समास तीनों अगर ढंग से पढ़ लिए ना और इसमें थोड़ी सी प्रैक्टिस कर ली तो आराम से कर लोगे हल। अब उनमें भी आपने आपत काटी है और इसको भी आप थोड़ा सा की पढ़ना चाहोगे, फिर पॉसिबल नहीं होता, फिर नहीं होता। अब देखो, मैं केवल स्पेशल प्रत्यय जोड़ रहा हूं जबकि बात कर रहा हूं। विशेष प्रत्यय जो आपको लिखा है, विशेष प्रत्यय में कौन कौन से लिखा है इनको याद भी कर लेना, ठीक है। और जो पहले वर्ण में परिवर्तन होगा वो कैसे होगा? आ किस में बदलेगा? ई ए किस में बदलेगा? आई में। उ ओ किस में बदलेगा? और री किस में बदलेगा? ये दो बातें याद रखनी इसमें कि पहला वर्ण के जो वर्ण है वो तो इस प्रकार से चेंज होंगे और जो कुछ स्पेशल प्रत्यय आएंगे तब इस प्रकार से चेंज किया जाता है। देखो, जैसे अपने पास एक शब्द है इतिहास। क्या शब्द है? इतिहास। अब इतिहास में हम इक प्रत्यय जोड़ेंगे। कौन सा जोड़ेंगे? इक प्रत्यय जोड़ेंगे। अब इक प्रत्यय स्पेशल प्रत्यय में आ रहा है क्या आपके पास? विशेष प्रत्यय में नाम लिखा है मैंने इक का, लिखा है। तो प्रत्यय जोड़ने की पहली शर्त क्या बताई थी आपको कि साहब जिस शब्द में प्रत्यय जोड़ा जाता है पहली शर्त क्या है? उसके अंतिम वर्ण को क्या करना होता है? स्वर रहित करना पड़ता है, अलंत वाला कर दो। और फिर क्या जोड़ेंगे उसमें? इक। लो, ऐतिहासिक शब्द बना। क्या बना? ऐतिहासिक शब्द। सर ऐतिहासिक शब्द थोड़ी होता है, शुद्ध अशुद्ध में तो हमने पढ़ा था एक बार, शब्द होता है ऐतिहासिक। क्या होता है? ऐतिहासिक शब्द होता है। आप तो गलत पढ़ा रहे हो। मैं देखो नियम के अनुसार मैं सही चल रहा हूं, अभी तक चल रहा हूं ना। लेकिन इक जो प्रत्यय है ये सामान्य प्रत्यय नहीं होकर विशेष प्रत्यय है, स्पेशल प्रत्यय है भाई। अब स्पेशल जो गेस्ट होते हैं उनकी तो स्पेशल ही खातिरदार होती है, होती ही नहीं होती खातिरदार। इसी प्रकार देखो इसका पहला वर्ण कौन सा है और पहले वर्ण में कौन सा स्वर आ रहा है? ई आ रहा है। तो ई ए अगर पहला वर्ण होता है तो वो किस में बदलता है? तो ई ए के स्थान पे क्या हो जाता है? आई। तो यहां पर भी क्या कर दूं? आई। अब जोड़ो आराम से, आई टी हा टी क, ऐतिहासिक शब्द बन गया ना। अब एग्जामिनर आपसे क्या पूछेगा? एक तो शुद्ध अशुद्ध में पूछ सकता है कि ऐतिहासिक शब्द कैसे लिखते हैं शुद्ध, तो पूर्णतः शुद्ध ये है। पहली बात तो ये। दूसरी बात, इसमें कौन सा प्रत्यय जुड़ा हुआ है? इक प्रत्यय जुड़ा हुआ है। इतिहास में इक प्रत्यय जोड़ने से कौन सा शब्द बनता है? ऐतिहासिक। ऐतिहासिक शब्द में प्रत्यय और शब्द को अलग करो तो इतिहास धन इक हो जाएगा विद्यार्थी, ये वाला होगा अलग। इतिहास प्लस इक इस प्रकार से अलग हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो होगी एक सामान्य जानकारी वाली बात। चलो इसका एक और प्रैक्टिस करा देता हूं, एक उदाहरण और दे देता हूं। ये तो यही हो जाएगा फिर से। भूगोल धन इक। हाँ जिससे पूछूंगा वही बताएगा। हाँ बहन जी बताओ, सबसे पहले क्या करूं प्रत्यय जोड़ने की पहली शर्त क्या है? लय को हलंत में लाना पड़ेगा। क्यों? जब भी किसी शब्द में प्रत्यय जोड़ा जाता है तो उसका जो अंतिम वर्ण होता है उसको स्वर रहित करना होता है। करंट आ जाएगा बहन जी, मर जाओगे माता आ जाओगे। भूगोल को क्या कर दो? स्वर रहित कर दो। और फिर क्या जोड़ो? इक। क्या इक स्पेशल प्रत्यय तो नहीं है? तो इसमें पहले वर्ण में भी परिवर्तन करना पड़ेगा। अब पहले वर्ण में कौन सा स्वर आ रहा है बताओ?
भाई में कौन सा स्वर छुपा हुआ है, छोटा कि बड़ा? अब छोटा ऊ हो चाहे बड़ा ऊ हो चाहे ओ हो, परिवर्तित किसमें होगा? औ में। किसमें होगा? औ में। और औ की मात्रा कैसी होती है? ये वाली होती है, होती कि नहीं होती? अब इसको जोड़ते हैं। देखो भ में औ की मात्रा जोड़ी तो भौ, पीछे क्या बचा? गो। और ल कैसा बचा? अलंत वाला, इसमें ई जोड़ा तो ली। और बाद में क्या बचा? शब्द क्या बन गया? भौगोलिक शब्द का अगर आपसे पूछा जाए प्रत्यय अलग करो तो भूगोल प्लस इक होगा। आपसे पूछा जाए भौगोलिक शब्द में कौन सी संधि है, सर संधि नहीं है, प्रत्यय नियमों के अनुसार ये शब्द बना है। अब आप तो क्या समझ लेते हैं, जैसे भौगोलिक का भूगोल प्लस इक होता है, ये संधि है, फिर उसमें नियम ढूंढते रहते हो कौन सा नियम काम कर रहा है, व्यंजन का कर रहा है, स्वर का कर रहा है, विसर्ग का कर रहा है। नहीं, ये किस नियम के अनुसार बना है? प्रत्यय नियमों के अनुसार बना शब्द है। ठीक है, इसको भी लिख लो आप, दोनों शब्द लिख लो आप। एक तो इतिहास प्लस इक वाला लिख लो, ऐतिहासिक बनेगा। लिख लिया? एक तो इतिहास में इक जोड़ दो, ऐतिहासिक शब्द बन जाएगा। और एक भूगोल में इक जोड़ोगे तो कौन सा शब्द बनेगा? भौगोलिक शब्द बनेगा। अब एग्जामिनर इतना पागल तो है नहीं जो आपसे इतने सरल उदाहरण देगा आपको। वो आपसे बताओ कैसे सवाल पूछेगा? वो सवाल पूछेगा कि भौगोलिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? इक प्रत्यय है। मैं खुद कह रहा हूं, मैं एग्जामिनर हूं, मैं खुद बोल रहा हूं, भौगोलिक शब्द में जो इक प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है, ये कौन सा प्रत्यय है? अब यही पता नहीं कि प्रत्यय, प्रत्यय इक है ना साहब? अरे इक नहीं, प्रत्यय का प्रकार भी होता है। तो इसका मतलब हमें प्रत्यय के प्रकार का पता होना चाहिए। तो प्रत्यय दो टाइप के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। तो अब अगला जो पॉइंट लिखेंगे हम, उसमें ये लिखेंगे कि प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं। ये ऐसे लिखो, प्रत्यय के प्रकार या भेद, प्रत्यय के प्रकार या भेद। देखो, प्रत्यय के प्रकार या भेद। प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। अब देखो प्रत्यय के दो प्रकार कौन कौन से हैं? एक तो होता है कृत प्रत्यय और एक होता है तद्धित प्रत्यय। दो प्रकार के प्रत्यय होते हैं विद्यार्थियों। कौन कौन से होते हैं? कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। फिर इनके भी उपभेद होते हैं, इनके भी उपभेद होते हैं। कर्तृवाचक, कर्तृवाचक पूरा नाम क्या होगा इसका? कृत प्रत्यय। फिर कर्मवाचक कृत प्रत्यय। फिर करण वाचक कृत प्रत्यय। फिर भाववाचक। भाववाचक कृत प्रत्यय। फिर विशेषण बोधक या क्रिया बोधक लिख सकते हो आप। क्रिया बोधक कृत प्रत्यय। और एक और कौन सा लिखेंगे हम? विशेषण बोधक। विशेषण बोधक कृत प्रत्यय। इसी प्रकार तद्धित प्रत्यय के भी उपभेद होते हैं। कर्तृवाचक, अब आप कहोगे सर आपने इधर लिखा है ना कर्तृवाचक, इधर भी लिखा दिया, लेकिन ये तद्धित प्रत्यय का भेद है और ये किसका है? कृत प्रत्यय का भेद है, ध्यान रखना। भाववाचक, भाववाचक तद्धित प्रत्यय। संबंध बोधक,
संबंध बोधक तदित प्रत्यय। इसी प्रकार गुण बोधक तदित प्रत्यय। विशेषण बोधक तदित प्रत्यय। अपत्यय वाचक तदित प्रत्यय, या फिर इसको संतान बोधक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? संतान बोधक तदित प्रत्यय। ऊनता बोधक, कौन सा? ऊनता बोधक को हम लघुता बोधक भी कह सकते हैं। अरे लिखा गजब भाई। लघुता बोधक तदित प्रत्यय। 2 4 6 हो गए। स्त्री बोधक, स्त्री बोधक तदित प्रत्यय। स्त्री बोधक तदित प्रत्यय। इस चार्ट को बनाओ बढ़िया शानदार सा आप। लिख लो आराम से। प्रत्यय के प्रकार या भेद की बात करें तो प्रत्यय के प्रकार या भेद दो होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं प्रत्यय? दो प्रकार के, कृत प्रत्यय और तदित प्रत्यय। कृत प्रत्यय के उपभेद कौन कौन से होते हैं? अब देखो, कुछ 5 मानते हैं, कुछ 6 मानते हैं, कुछ इधर 8 मानते हैं, कुछ 6 मानते हैं। तो ये संख्या इनकी फिक्स नहीं है। जो अधिकतम संख्या होती है वो मैं लिखा देता हूं आपको। अधिकतम यही है, इनसे ज्यादा नहीं है। कर्तृवाचक, कृत प्रत्यय, कर्मवाचक, करणवाचक, भाववाचक, क्रियाबोधक और विशेषण बोधक। लिख लिया? और तदित में कौन से आ जाएंगे? कर्तृवाचक, भाववाचक, संबंध बोधक, गुणबोधक, विशेषण बोधक, अपत्यवाचक। अपत्य का मतलब ही संतान होता है, तो इसका दूसरा नाम क्या मिल जाएगा आपको? संतान बोधक। ऊनता को लघुता कहते हैं, ऊनता या लघुता बोधक। और लास्ट कौन सा है? स्त्री बोधक। लिख लिया? देखो विद्यार्थियों, हमने सबसे पहले प्रत्यय पढ़ना चालू किया। प्रत्यय शब्द का पोस्टमार्टम कर लिया पूरा। फिर उसके बाद में उसकी परिभाषा लिख ली, किस स्तर का टॉपिक है वो सामान्य जानकारी हमने लिख ली। फिर उसके बाद में प्रत्यय किस टाइप से जोड़े जाते हैं वो हमने देख लिया। सामान्य नियम आपको बता दिए कि जिस शब्द में जोड़ा जाता है उसका अंतिम वर्ण को स्वर रहित करना होता है। और अगर विशेष प्रत्यय जोड़ते हैं तो विशेष प्रत्यय तदित प्रत्ययों में जुड़ते हैं ज्यादातर, तो मुख्य रूप से। तो उनके नियम क्या है, उनके अनुसार पहला वर्ण में क्या परिवर्तन होता है वो मैंने आपको लिखा दिया। फिर उसके बाद में हम प्रत्यय के भेद या प्रकार की बात कर रहे हैं, तो प्रत्यय आपसे पूछ लिया जाए कितने प्रकार के होते हैं? दो। दो कौन कौन से? कृत प्रत्यय और तदित प्रत्यय। अब इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान क्या रखना है, लिख लिया सबने? अब देखो, प्रत्यय किसके अंत में जुड़ते हैं? या तो क्रिया के अंत में जुड़ते हैं, और क्रिया में डायरेक्ट नहीं जुड़ते, क्रियांश के अंत में जुड़ते हैं। किसके अंत में जुड़ते हैं? या फिर संज्ञा के अंत में जुड़ते हैं, या फिर सर्वनाम के अंत में जुड़ते हैं, या फिर विशेषण के अंत में जुड़ते हैं, या फिर अव्यय के अंत में जुड़ते हैं। और अव्यय को ही क्या कहते हैं हम? अविकारी शब्द कहते हैं, इसके अंत में जुड़ते हैं। ध्यान रखना, आई से प्रत्यय, प्रत्यय लास्ट में जुड़ते हैं। जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और अव्यय के अंत में जुड़ते हैं उनको क्या बोलते हैं? तदित प्रत्यय। और आई से प्रत्यय जो क्रियांश के अंत में जुड़ते हैं, किसके अंत में? जो क्रियांश के अंत में जुड़ेंगे उन्हें क्या बोलेंगे? कृत प्रत्यय। देखो, कैसे ही क्रिया और कैसे ही कृत प्रत्यय। और बात ऐसे याद करना है इसको, जो क्रियांश के अंत में जुड़ते हैं उनको कृत प्रत्यय कहते हैं, और बाकी किसी के भी अंत में जुड़ जाए उनको क्या कहते हैं? तदित प्रत्यय। किसी से भी तात्पर्य क्या है? चाहे संज्ञा के अंत में जुड़े, चाहे सर्वनाम, विशेषण, अव्यय, इन किसी भी शब्दों के अंत में अगर जुड़ जाते हैं तो उसे बोलते हैं हम तदित प्रत्यय। ध्यान रखना, इस कृत प्रत्यय के मतलब क्रियांश के अंत में जो प्रत्यय जुड़ते हैं उनको क्या बोलते हैं? कृत प्रत्यय। और कृत प्रत्यय के जुड़ने से जो नया शब्द बनेगा उसे क्या बोलेंगे? कृदंत शब्द कहेंगे। क्या कहेंगे? कृदंत शब्द कहेंगे। और तदित प्रत्यय के जुड़ने से जो नया शब्द बनेगा उसे हम बोलेंगे तदितांत शब्द कहेंगे। क्या कहेंगे? तदितांत शब्द।
जैसे अभी हमने इतिहास में इक प्रत्यय जोड़ा था। क्या जोड़ा था? इतिहास में इक प्रत्यय जोड़ा था। अब इतिहास शब्द जो है वो क्रिया क्रियांश है क्या? नहीं है ना। इतिहास एक प्रकार से संज्ञा है। किस में जाएगा? संज्ञा में जाएगा। अब संज्ञा के अंत में जुड़ते हैं वो कृत प्रत्यय होते हैं, तद्धित प्रत्यय होते हैं? यहां लिख लेता हूं। जैसे इतिहास एक संज्ञा शब्द है, क्या है? इसमें इक प्रत्यय जोड़ा आपने। अब जो इक प्रत्यय है, इस इक प्रत्यय को आप कृत प्रत्यय बोलोगे, तद्धित प्रत्यय बोलोगे? इसको हम बोलेंगे तद्धित प्रत्यय। क्या बोलेंगे इसको? तद्धित प्रत्यय। अब इससे नया शब्द कौन सा बना बताओ? ऐतिहासिक। कौन सा बना है? ऐतिहासिक। तो ऐतिहासिक को हम बोलेंगे तद्धितांत शब्द कहेंगे। क्या कहेंगे इसको? तद्धितांत शब्द कहेंगे। इसी प्रकार पढ़ना क्या है? क्रिया। पढ़ना क्रिया से आप क्रियांश बनाओगे तो क्या बनेगा? पढ़। क्रियांश पढ़ बनेगा। तो पढ़ना क्रिया था, इसको हमने क्रियांश बनाया यानी कि धातु बनाया, तो क्या बना? पढ़ बन गया। और इसमें हमने आई जोड़ा तो शब्द क्या बन गया? पढ़ाई बन गया विद्यार्थियों। तो यहाँ पे जो पढ़ाई है ना, इसको नाम क्या देंगे हम? कृदंत शब्द देंगे। और आई को जो प्रत्यय बोलेंगे वो कौन सा प्रत्यय बोलेंगे? कृत प्रत्यय बोलेंगे। तो किसी भी प्रत्यय का निर्णय आप ये ऐसे नहीं ले सकते हो कि ये कृत प्रत्यय में जाएगा या तद्धित प्रत्यय में जाएगा। वो निर्भर करेगा किसके ऊपर? कि किस में जुड़ रहा है वो। हाँ, किस शब्द में जुड़ रहा है। मतलब वो अगर क्रियांश में जुड़ रहा है तब तो कृत प्रत्यय है, और जब अगर वो संज्ञा सर्वनाम विशेषण अव्यय में जुड़ रहा है तो वो कौन सा प्रत्यय है? तद्धित प्रत्यय है। फिर गलती से आपने बता दिया कि सर आई प्रत्यय यहाँ पे कृत प्रत्यय है, तो बताओ भाई कृत प्रत्यय का कौन सा भेद है? कर्तृवाचक है, कर्मवाचक है, करणवाचक है, भाववाचक है, विशेषण क्रिया बोधक है या विशेषण बोधक है? ध्यान रखना। कृत प्रत्यय के ऐसे उदाहरण, ये कृत प्रत्यय अगर कर्ता का बोध कराने लग जाते हैं, किसका? तो उसको कर्तृवाचक बोलेंगे। कर्म का बोध कराते हैं तो कर्मवाचक। साधन का बोध कराने लग जाते हैं, करण कारक का बोध कराने लग जाते हैं तो उसको क्या बोलेंगे? करण। और किसी भाव का बोध कराने लग जाते हैं तो भाववाचक। और क्रिया का बोध कराने लग जाए तो क्रियाबोधक। और विशेषण का बोध कराने लग जाए, विशेषण का मतलब किसी की विशेषता बताने लग जाए, तो उसको विशेषण बोधक कहेंगे। पढ़ना क्रिया होती है। पढ़ना क्या होती? क्रिया। पढ़ना क्रिया में हम आई प्रत्यय जोड़कर पढ़ाई भाववाचक संज्ञा बना लेते हैं। बनाते कि नहीं बनाते? संज्ञा टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया है। अब बताओ आई जो प्रत्यय है वो कृत प्रत्यय है कि नहीं है? कृत प्रत्यय में किस में जाएगा बताओ? भाव में जाएगा। ओके। इतिहास शब्द एक संज्ञा शब्द है, और संज्ञा के अंत में जो प्रत्यय जुड़ते हैं उनको क्या बोलते हैं? और इतिहास में एक प्रत्यय जोड़ने से ऐतिहासिक शब्द बना है। कौन सा बना है? ऐतिहासिक। इसको हम तद्धितांत शब्द बोलेंगे। क्या बोलेंगे? तद्धितांत शब्द बोलेंगे। और अब आपसे पूछा जाएगा यहां पर जो इक प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है कौन सा तद्धित प्रत्यय? कर्तृवाचक, भाववाचक, संबंध बोधक, गुण बोधक, विशेषण बोधक, अपत्य बोधक, उनता बोधक, स्त्री बोधक। कुछ संबंध में नहीं आए तो संबंध बोधक। इतिहास से संबंधित क्या होता है? ऐतिहासिक। तो ये ऐतिहासिक इसमें चल जाएगा संबंध बोधक में। आप सबने ये चार्ट बना लिया होगा। इसके बाद में कुछ भी नहीं लिखा होगा तो मैं लिखा देता हूं। लिखो लिखो। ऐ से प्रत्यय, ऐ से प्रत्यय जो क्रिया ब्रैकेट में क्रियांश या धातु, क्रिया में कभी भी प्रत्यय नहीं जुड़ता है, लेकिन क्रियांश या धातु बनाने के लिए पहले क्रिया हमें आनी चाहिए। क्रिया ब्रैकेट में क्रियांश या धातु के अंत में जुड़ते हो। वैसे प्रत्यय अंत में जुड़ते हैं। ऐसे प्रत्यय जो क्रिया ब्रैकेट में क्रियांश या धातु के अंत में जुड़ते हो उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? कृत प्रत्यय कहते हैं। उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। लिख लिया? नोट। कृत प्रत्यय के जुड़ने से, कृत प्रत्यय के जुड़ने से जो नया शब्द बनता है
कृत प्रत्यय के जुड़ने से जो नया शब्द बनता है उसे कृदंत शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? कृदंत शब्द कहते हैं। लिख लिया? अब आप शब्द लिखो, लिखना। एक शब्द लिखो केवल, लिखना। अरे लिखो, हाँ बोलो। क्रियांश को संस्कृत में धातु कहते हैं। बस इतना ही समझना, बाकी हिंदी के अनुसार जोड़ने हैं हमें। पठ नहीं लाना यहाँ पर, पठ नहीं लाना। जैसे पढ़ना का क्या होता है, पठ धातु होती है, लेकिन वो संस्कृत में होती है, हिंदी में तो यहाँ पर क्रियांश में पढ़ी बोलेंगे हम। जैसे लिखना लिखा आपने, लिखना में आई जोड़ो। लिखना में क्या जोड़ो? आई। अब डायरेक्ट लिखना में आई नहीं जुड़ेगा, लिखना को क्या बनाना पड़ेगा, पहले क्रियांश बनाओ आप। लिखना यहाँ पे क्रिया है, लिखना क्या है यहाँ पर? क्रिया है। उसको क्या बनाओ? क्रियांश बनाओ। तो क्रियांश क्या बनेगा? लिख। अब लिख में आई जुड़ेगा, जब जाके क्या बनेगा? लिखाई शब्द बनेगा। एक मिनट, आई में जोड़ो, आवट प्रत्यय जोड़ लो, आवट ठीक रहेगा। मैं अलग से ले लेता हूं एक स्लाइड। देखो, आपको लेना है ऐसे, लिखना। क्या लेना है? लिखना। ये क्रिया है विद्यार्थियों, और इसमें आपको कौन सा प्रत्यय जोड़ना है? आवट प्रत्यय जोड़ना है। तो प्रत्यय जोड़ने की पहली शर्त यह है कि क्रिया में नहीं जुड़ेगा, क्रियांश में जुड़ेगा। किसमें जुड़ेगा? क्रियांश में। तो इसका क्या बनाएंगे हम? लिख। क्या बन जाएगा? लिख बन जाएगा। और लिख में क्या जोड़ेंगे हम? आवट जोड़ेंगे अब। लेकिन जब भी प्रत्यय जोड़ा जाता है तो उसके अंतिम वर्ण को क्या करना होता है? स्वर रहित करना होता है। तो लिख को स्वर रहित कर दो, फिर आवट जोड़ो, फिर जब जाके शब्द क्या बना? लिखावट शब्द बन गया। तो लिखावट शब्द को क्या नाम देंगे यहाँ पे? बताओ। ये देखो लिखा हुआ, जो नया शब्द बनेगा उसको क्या नाम देंगे? कृदंत शब्द देंगे। तो यहां पर इसको नाम देंगे विद्यार्थियों कृदंत शब्द। ये कृदंत शब्द ध्यान रखना, नया शब्द बनाने हैं, कृदंत शब्द। और लिख क्या है यहाँ पर? क्रियांश है। और आवट क्या है यहाँ पर? प्रत्यय है। और कौन सा प्रत्यय बताओ? ये प्रत्यय का नाम आपको कृत प्रत्यय बताना है। कृत प्रत्यय। आगे समझ में आता? ओके, वापिस आ जाता हूं चार्ट पे। लिखो, अगला फैक्ट लिखो। आई से प्रत्यय जो क्रिया, आई से प्रत्यय जो क्रिया, ब्रैकेट में क्रियांश ऑब्लिक धातु ब्रैकेट बंद, आई से प्रत्यय जो क्रिया ब्रैकेट में क्रियांश ऑब्लिक धातु ब्रैकेट बंद के अंत में नहीं जुड़कर, के अंत में नहीं जुड़कर संज्ञा कौमा सर्वनाम कौमा विशेषण और अव्यय, और अव्यय, अव्यय के ब्रैकेट में अविकारी शब्द के अंत में जुड़ते हो। ऐसे प्रत्यय जो क्रियांश के अंत में नहीं जुड़कर किसके अंत में जुड़ते हो? संज्ञा सर्वनाम विशेषण अव्यय के अंत में जुड़ते हो, उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं। ये लिखा हुआ, क्या कहते हैं? तद्धित प्रत्यय कहते हैं। उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं। लिख लिया साथियों? तद्धित प्रत्यय कहते हैं। नोट, तद्धित प्रत्यय के जुड़ने से, तद्धित प्रत्यय के जुड़ने से जो नया शब्द बनता है, तद्धित प्रत्यय के जुड़ने से जो
नया शब्द बनता है उसे तदितांत शब्द कहते हैं। ये वाला उसे क्या कहते हैं? तदितांत शब्द कहते हैं। तदित प्रत्यय के जुड़ने से जो नया शब्द बनता है उसे तदितांत शब्द कहते हैं। लिख लिया यहां तक? एक उदाहरण लिखा देता हूं इसका। तो देखो, ईश्वर शब्द तो यहाँ पे संज्ञा शब्द है। क्या है? क्रियांश के अंत में तो नहीं जुड़ रहा है। और ये प्रत्यय है यहाँ पर। ये क्या है? प्रत्यय। और इस प्रत्यय को क्या नाम देंगे? तदित प्रत्यय नाम देंगे। और नया शब्द बना है, इसको क्या नाम देंगे? तदितांत शब्द नाम देंगे इसको। तदितांत शब्द लिख लो इसको ऐसा का ऐसा ही। तदितांत शब्द लिख लिया? ज्यादा डीप हो गया क्या? अभी तो पढ़ाया कहाँ? डीप तो पढ़ाया नहीं मैंने, अभी तो ऊपर ऊपर बात कर रहा हूं मैं। हो गया? लिख लिया सबने यहां तक? तो देखो विद्यार्थियों, प्रत्यय किसके अंत में जुड़ते हैं? या तो क्रियांश के अंत में जुड़ेंगे, या फिर संज्ञा सर्वनाम विशेषण अव्यय यानी अव्ययकारी के अंत में जुड़ेंगे, या फिर उपसर्ग के अंत में जुड़ते हैं। ठीक है? अगर वो क्रियांश के अंत में जुड़ते हैं तो किस में चले जाएंगे? वो सारे कृत प्रत्यय में। और अगर क्रियांश को छोड़कर बाकी के अंत में जुड़ते हैं तो उनको क्या बोलेंगे? हम तद्धित प्रत्यय बोलेंगे। और फिर इसमें अगर वो कर्ता का बोध कराते हैं, कर्म का, करण, भाव किसका बोध कराते हैं, तो उसके अनुसार इसके अंतर्गत चले जाते हैं। इसी प्रकार जो तद्धित प्रत्यय है वो संज्ञा सर्वनाम विशेषण अव्यय के अंत में जुड़कर इनमें परिवर्तन करने का काम करेंगे। पूरा परिवर्तन भी कर सकते हैं, थोड़ा बहुत परिवर्तन भी कर सकते हैं। ठीक है? अगर वो कर्ता का बोध कराते हैं तो कर्तृवाचक। अब बताओ, कर्तृवाचक इस वाले में क्या अंतर है? ये तो क्रिया के अंत में जुड़ता है और ये किसके अंत में जुड़ता है? देखो, भाववाचक इधर भी आया है और भाववाचक इधर भी आया है, लेकिन ये क्रिया के अंत में आते हैं और ये किसके अंत में आते हैं? या तो कोई संज्ञा हो सकता है, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय, कुछ भी हो सकता है। ठीक है? गुणबोधक, ये विशेषण का एक भेद होता है, गुणबोधक, ध्यान रखना। इसी प्रकार अपत्यवादक, अगर कोई संतान बोधक का निर्माण, संतान का वो करा रहे हैं बोध, जैसे कल आपने एक क्वेश्चन पूछा था मेरे से, आंजनेय, तो अंजनी में ए जोड़ा हमने प्रत्यय, आज ए प्रत्यय स्पेशल प्रत्यय में लिखा कि नहीं लिखा? आपने लिखा ना? तो आंजने फिर किस में चला जाएगा? ध्यान रखना। अब अंजनी एक संज्ञा शब्द है, नाम है ना, तो संज्ञा शब्द है, संज्ञा शब्द के अंत में ए जुड़ा है तो फिर वो तद्धित प्रत्यय हो गया। तद्धित प्रत्यय में कौन सा जाएगा? संतान बोधक में चला जाएगा। संतान बोधक ना मिले तो अपत्यवाचक मिल जाएगा आपको। जैसे लोटा होता है, बड़ा होता है, लुटिया, लोटा का लुटिया। ठीक है? नौकर एक शब्द होता है, नौकर में आनी प्रत्यय जोड़ा तो नौकरन। नौकर शब्द एक संज्ञा शब्द है, संज्ञा शब्द में जो प्रत्यय जुड़ते हैं उनको तद्धित बोलते हैं, कृत बोलते हैं? तद्धित बोलते हैं। अब नौकरानी शब्द बन गया तो स्त्रीलिंग बन गया ना उसका, तो स्त्रीलिंग आनी प्रत्यय यहाँ पे स्त्रीलिंग में चल जाएगा, यानी कि स्त्री बोधक में चला जाएगा। तो ऐसे आगे हम एक एक को पढ़ेंगे इनको, और मुझे नहीं लगता कि आज पढ़ाना चाहिए आगे, इतना बहुत है। बस आपको कल याद करके आना है केवल ये चार्ट। कृत प्रत्यय के अंतर्गत कौन से आते हैं और तद्धित प्रत्यय के अंतर्गत कौन से आते हैं, और कृत प्रत्यय किसे कहते हैं, तद्धित प्रत्यय किसे कहते हैं। ये डिस्टर्ब करता है बच्चों को। कृत प्रत्यय क्या है वो सोचे, कृत और कृतवाचक एक ही दिखता है, ये अलग है। और फिर कृदंत शब्द और आ जाता है। इस शब्दावली, बस केवल इन शब्दावलियों को समझ जाओ आप, बाकी आगे तो प्रैक्टिस है और कुछ भी नहीं है। अब क्या है, अब हम एक एक को पढ़ेंगे। जैसे कर्तृवाचक ले लिया तो इसकी परिभाषा लिखा दूंगा और इसके जो उदाहरण बनेंगे वो सारे उदाहरण लिखा दूंगा। क्या दिक्कत है? थोड़ा बड़ा होने वाला है अब की बार। पहले आपने कितनी भी बार मेरे से प्रत्येक टॉपिक पढ़ा होगा, उसमें इस बार में अंतर आने वाला है। ठीक है? तो आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं। धन्यवाद विद्यार्थी।